गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के फर्स्ट चैप्टर कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के सेकंड पार्ट पर, जिसमें हम देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर्स कितने टाइप्स के होते हैं या क्लासिफिकेशन कितने तरह का होता है या उद्यमिता के कितने प्रकार होते हैं, उसका वर्गीकरण करेंगे। तो इनको हम अलग अलग आधारों पे बांट सकते हैं, जिसमें से हम पहला आधार देखेंगे व्यावसायिक क्रिया के आधार पर वर्गीकरण। व्यावसायिक क्रिया के आधार पर यानी बिजनेस एक्टिविटी के आधार पर कितने प्रकार के उद्यमी हो सकते हैं। ये जो हम देख रहे हैं, ये जो है चार्ट है जो ये शो करता है कि व्यावसायिक क्रिया के आधार पर उद्यमी होते हैं, स्वामित्व के आधार पर उद्यमी होते हैं, प्रकृति के आधार पर उद्यमी होते हैं, दृष्टिकोण के आधार पर होते हैं, आकार के आधार पर होते हैं, भौगोलिक संकेतकरण के आधार पर होते हैं, स्थान के उद्यमिता के स्थान के आधार पर होते हैं और उद्यमी कर्मियों की संस्था के आधार पर होते हैं। यानी हम ये देखें तो ये 7 प्रकार से हम इनको विभाजित कर सकते हैं और उसमें अलग अलग प्रकार के उद्यमी होते हैं। तो इसमें हम जब ये बात करते हैं तो सबसे पहले हमने देखेंगे व्यावसायिक क्रियाओं के आधार पर। तो पहला आता है इसके अंदर, वो है औद्योगिक उद्यमिता या इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप से तात्पर्य यह है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर जो उत्पादन या निर्माण कार्यों का विकास करता है या ऐसी क्रियाओं के अंदर अपने नए नए उत्पादों को विकसित करता है, कच्चे माल के नए विकल्प खोजता है या ऊर्जा के नवीन साधनों का इस्तेमाल करता है। इसमें ऐसी उद्यमिता में कुटीर उद्योग भी आ सकते हैं, लघु उद्योग भी आ सकते हैं, लघुत्तर भी आ सकते हैं, सहायक उद्योग भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि उद्योग को विकसित करने के लिए ज़रूरी नहीं है बड़े उद्योग ही हों। उद्यमिता से तात्पर्य छोटा भी हो सकता है, मिडिल क्लास भी हो सकता है एंड लार्ज स्केल भी हो सकता है। दूसरा व्यवसाय के आधार पर आता है व्यापारिक उद्यमिता यानी ट्रेडिंग, जो कि औद्योगिक उद्यमी तो नहीं होते हैं, लेकिन जो औद्योगिक उद्यमियों के द्वारा उत्पाद या सेवा का विकास किया जाता है, विस्तार किया जाता है, उनकी ट्रेडिंग करते हैं। उनको आगे बढ़ाने के लिए बाज़ार शोध करते हैं, संभावित बाज़ारों की खोज करते हैं ताकि उन बाज़ारों को उसमें बेचा जा सके, उत्पादों को उसमें बेचा जा सके। मांग का अनुमान लगाते हैं, बाज़ार क्षेत्र में विद्यमान जो ग्राहक होते हैं उनको क्या चाहिए, कैसी सेवा चाहिए, कैसा उत्पाद चाहिए, या अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में या आपके लोकल बाज़ार में या स्टेट बाज़ार में किस तरीके का उनको प्रोडक्ट चाहिए। इन सब बातों के ऊपर वो लोग अपना जो है कार्य करते हैं और एक फीडबैक देते हैं, जिससे कि उद्योगपति अपना व्यवसाय विकसित करता है। इसी तरह आता है तीसरा आता है इसी में सेवा उद्यमिता। सेवा उद्यमिता से आधार है जिस उद्यमिता से सेवा क्रिया का विकार या विस्तार होता है, उसे हम सेवा उद्यमिता कहते हैं। सेवा कई प्रकार की हो सकती है, प्रत्यक्ष भी हो सकती है जिसमें उत्पादन एवं वितरण के कार्यों का विकास विस्तार किया जाता है, और अप्रत्यक्ष होती है जैसे बीमा, परिवहन, कुरियर, संचार, स्वास्थ्य, मनोरंजन, बैंक, ये सब जो वायु परिवहन, ये सब किसी भी व्यवसाय के अंदर की क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। फिर आती है कृषि उद्यमिता यानी एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप। आजकल आप देख रहे हैं कि कृषि में नए यंत्रों, नए रासायनिक खादों का, नए नए प्रकार के कृषि उत्पादों का लगातार जो है नया विकसित हो रहे हैं, जिसके कारण जो है ये देखा गया है कि न्यूनतम लागत पे अच्छे औद्योगिक जो है कृषि उत्पाद हमें उपलब्ध हो रहे हैं। और इसमें बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े जो अच्छी संस्थाओं से निकले हैं जैसे IIT, IIMs, और वो लोग कृषि के अंदर आए हैं और कृषि की उद्यमिता कर रहे हैं, जिसके अंदर वह नई तकनीक, नए उत्पाद, नए तरीके से करने की कोशिश करते हैं। फिर आता है इसके अंदर वो है मिश्रित या व्यावसायिक उद्यमिता। मिश्रित या व्यावसायिक उद्यमिता से तात्पर्य यह है कि यहाँ पर लघुत्तर वृहद स्तर की व्यावसायिक उद्यमी जो है वह निजी, सार्वजनिक, सहकारी क्षेत्र में जो है अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं
और बिज़नेस जो है ये दोनों मिलजुल के भी करते हैं, अलग अलग रूप से भी करते हैं, तो इसको हम मिश्रित व्यावसायिक उद्यमिता कहते हैं। तो ये तो थे आपके व्यवसाय के आधार पर। दूसरा आता है स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर पहला आता है निजी उद्यमिता, यानी जो कि निजी क्षेत्र के द्वारा लगाई जाती है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। उन उद्यमी को, या इसमें एक व्यक्ति भी लगा सकता है, व्यक्तियों का समूह भी लगा सकता है, और वह अपने हितों का संवर्धन करता है, तो इसे हम निजी उद्यमिता कहते हैं। फिर आता है सार्वजनिक या राजकीय उद्यमिता। सार्वजनिक या राजकीय उद्यमिता से तात्पर्य यह है कि वह उद्यमी या वह उद्योग जो सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं या सरकार की देखरेख में लगाए जाते हैं, उन्हें हम सार्वजनिक या राजकीय उद्योग कहते हैं, जिसमें सरकार का पैसा लगता है। और ये अधिकतर बृहद आकार के होते हैं, क्योंकि निजी क्षेत्र में कई बार बहुत बृहद उद्योग नहीं लगाए जा सकते, तो सरकार उस क्षेत्र में जो खास करके आम जनता के लाभ के लिए बनाई जाती हैं, आम जनता की सेवा के लिए संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें प्रॉफिट को कम ध्यान में रखा जाता है और लोगों की सुविधा का ध्यान रखा जाता है, वो अधिकतर सार्वजनिक या राजकीय उद्योग में आते हैं। फिर आता है संयुक्त क्षेत्र की उद्यमिता, जहाँ पे सरकार और निजी दोनों का समायोजन होता है। कुछ परसेंट शेयर सरकार के होते हैं, कुछ निजी क्षेत्र के होते हैं। कई बार 51% सरकार के होते हैं, 49% आपके निजी क्षेत्र के होते हैं। और इस परिस्थिति में सरकार जो है उनको व्यवसाय को चलाने के लिए निजी क्षेत्र को देती है, ताकि उसके अंदर लाभ भी आता रहे, सिर्फ नुकसान उठाना ना पड़े। फिर आते सहकारी उद्यमिता यानी कॉपरेटिव उद्यमिता, जिसमें का एक मोटो होता है एक सबके लिए और सब एक के लिए। यहाँ पे मिलजुल के उद्योग चलाया जाता है, बहुत सारे लोग इसके पार्टनर होते हैं, छोटे छोटे उद्योग हो सकते हैं इसमें, और बहुत सारी संस्थाएं इसमें जुड़ी हुई होती हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है दूध उद्योग, मुर्गी पालन उद्योग, कुटीर या लघु उद्योग, हथकरघा उद्योग, जो कि सहकारी क्षेत्र के अंदर विकसित किया जाता है। ये थे आपके कि स्वामित्व के आधार पर। फिर आता है प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। यहाँ पर हम प्रकृति के आधार पर जो है दो प्रमुख वर्गों में इसको विभाजित कर सकते हैं। एक नैतिक उद्योग यानी रूटीन एंटरप्रेन्योरशिप। नैतिक इससे तात्पर्य है, नैतिक उद्यमिता से तात्पर्य है वे केवल वह समान उपक्रम जो स्थापना या संचालन से संबंधित होती हैं, उन्हें प्रायः उपक्रम के दैनिक प्रबंधकीय कार्यों में भी अधिक ध्यान रहता है, नवाचार पर विशेष ध्यान नहीं देती हैं। फिर आता है इसी में नवीन उद्यमी, न्यू एंटरप्रेन्योर्स। इसका तात्पर्य यह है कि इनका सरोकार जो होता है सृजनात्मक कार्य से होता है, और वो सृजनात्मक कार्य करना चाहते हैं, ना कि जो है सिर्फ उद्योग लगाना चाहते हैं। फिर आता है सोच या दृष्टिकोण के आधार पर वर्गीकरण। सोच या दृष्टिकोण के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग कि उद्यमी का सोच कैसी, उसका दृष्टिकोण कैसा है, उसके आधार पर दो प्रकार के उद्योग होते हैं। पहला परंपरागत या विकासात्मक उद्यमिता। ये उद्यमी तो जो होते हैं, ये परिवर्तनों को स्वाभाविक रूप से सामान्य गति में अपनाते हैं, यानी ये तुरंत जोखिम उस पर नहीं उठाते, ये जोखिम को न्यून रखते हैं, नवाचार का प्रयास नहीं करते हैं, इसलिए इनको परंपरागत उद्यमी कहते हैं। ये जो उद्यमी होते हैं परिवर्तनों के अनुरूप अतिशीघ्र परिवर्तन नहीं करते हैं। ये धीरे धीरे जब ये देख लेते हैं कि वह परिवर्तन लोगों के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है और उसमें हम लाभ कमाने की संभावनाएं हैं, तब जाके ये अपने उद्योगों को उस तरफ बदलते हैं, उसमें नव परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं या नया करने की कोशिश करते हैं। इसी में दूसरे तरह के होते हैं क्रांतिकारी, जिसे हम कहते हैं उद्यमी या आधुनिक उद्यमी, जो नवाचार सृजनात्मक को तीव्र गति से अपनाते हैं और वह जानते हैं कि अगर हमारा प्रोजेक्ट चल गया तो सबसे पहला लाभ कमाने का अधिकार हमारे को ही प्राप्त होगा। इसमें जो है सामान्य रूप से अधिक जोखिम उठाना पड़ता है, क्योंकि आप जो चेंज करने जा रहे हैं, जो नवाचार करने जा रहे हैं या जो तकनीकें अपनाने जा रहे हैं, वह सब ज़रूरी नहीं है कि एक्सेप्ट किए जाएं।
इसीलिए कहा जाता है अमेरिका, जापान या यूरोपीय देशों में उद्यमिता का जो है क्रांतिकारी उद्यमी ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वो तीव्र गति से नवपरिवर्तन करते हैं। फिर आता है आकार के आधार पर वर्गीकरण। आकार के आधार पर भी हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे आता है लघु स्तरीय उद्यमिता यानी स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर, जहाँ पर जोखिम को कम रखा जाता है और धन का निवेश भी कम होता है। ये अधिकतर कुटीर या ग्रामीण उद्योग, लघुतर या लघु उद्योगों के रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कम लागत में, कम जोखिम में हम उद्योग लगाने में विश्वास करते हैं। और दूसरे आते हैं इसमें वृहद स्तरीय उद्यमी या लार्ज स्केल उद्यमी। वैसे स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल के बीच में मीडियम स्केल भी एक होता है, जो ना बहुत छोटे हैं ना बहुत बड़े उद्योग हैं। वो भी आपके निजी क्षेत्र में भी लगाए जा सकते हैं और सरकारी क्षेत्र में भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन वृहद स्तरीय उद्यमिता में भारी पूंजी का निवेश होता है और उत्पादन भी इसका अधिक होता है। लागत भी, वृहद स्तरीय उद्यमी जो है इसमें जोखिम जो है बहुत अधिक उठाना पड़ता है। पूंजी की प्रधानता होती है, नए संयंत्र होते हैं, मशीन, उपकरण, कच्चे माल आदि पे बहुत सारा निवेश होता है। इन सब में अधिकतर जो है काम करने वाले लोग, जो वर्कर्स होते हैं, वो सारे के सारे स्किल्ड या सेमी स्किल्ड होते हैं। तो ये जो प्रकार के उद्योग हैं, ये जो है आपके सेकंड टाइप ऑफ उद्योग माने जाते हैं। फिर आता है नेक्स्ट भौगोलिक संकेंद्रण के या जोग्राफिकल कंसंट्रेशन के आधार पर वर्गीकरण। यहाँ पर हम देखते हैं पहला आता है केंद्रीकृत उद्यमिता यानी सेंट्रलाइज्ड, और दूसरी होती है विकेंद्रीकृत यानी दो प्रकार की उद्यमिता होती है। केंद्रीकृत से तात्पर्य है एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र या प्रदेश के तरफ ज़्यादा पाई जाती हैं, उसमें केंद्रीकरण होता है और परिणाम स्वरूप अधिकांश नवीन उद्योग, व्यापारिक आदि उपक्रम का विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही स्थापित होते हैं। और इसके अंदर जो है असंतुलित विकास की देश संभावना थोड़ी बढ़ जाती हैं, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा आधारभूत सेवाएं होती हैं, ढांचा अच्छा होता है, लोग अधिकतर वहीं पर व्यवसाय लगाना चाहते हैं। तो एक तरीके से हम कहें कि केंद्रीकरण हो जाता है उद्योगों का किसी किसी क्षेत्र में। विकेंद्रीकरण उद्यमिता से तात्पर्य है ये प्रदेश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए ये कहीं पे भी लगाए जा सकते हैं जहाँ पर आपको आधारभूत ढांचा हो, सुविधाएं प्रदेश के द्वारा लगभग समान स्तर की हों, तो ये विकसित किए जा सकते हैं। इसमें अधिकतर सरकार ये चाहती है कि अधिक से सुविधाएं भी देती है, ताकि वे लोग जो है अपना उद्योग जो है ऐसी जगहों पे भी लगाएं जहाँ केंद्रीकरण ना हो। फिर आता है उद्यमिता के स्थान के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन के आधार पर दो तरीके होंगे, ग्रामीण उद्यमिता और शहरी। ग्रामीण में आपके उद्योग वो लगाए जाते हैं जैसे लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, ये कम पूंजी, अल्प पूंजी से लगाए जा सकते हैं। और संस्था, यहाँ पे विशेष आपको आधारभूत सुविधाओं की ज़रूरत नहीं होती, एक कम आधारभूत सुविधाओं से भी काम चल जाता है और विशेष ढांचागत सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती है। स्थानीय संसाधनों से ही इसका विकास किया जाता है। फिर आते दूसरे शहरी अर्बन एंटरप्रेन्योरशिप आती है। ये उद्यमिता शहर के क्षेत्रों की उद्यमिता सरकारी क्षेत्रों में अपनाई गई है, तो इसे सरकारी शहरी उद्यमिता कहते हैं। ये इस उद्यमिता में आपको अधिकतर कंप्यूटर, स्वचालित उत्पादन प्रणालियां लगाई जाती हैं, शहरी क्षेत्र के प्रदूषण को बढ़ाती हैं, खतरा बढ़ाती हैं, लेकिन यहाँ पर आधारभूत सुविधाएं अधिक होती हैं, इसीलिए यहाँ पर इसका विकास ज़्यादा तेज़ी से किया जाता है। फिर आती है 8वीं प्रकार की उद्योग कर्मियों की संख्या के आधार पर। पहला आता है एकाकी या व्यक्तिक, सोल इंडिविजुअल। यहाँ पर जो है अधिकतर जो उद्योग लगाने वाला व्यक्ति है वो एकाकी है, अकेला है, और वो अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति को और लगा सकता है, और वो एक व्यक्ति जो है उसके साथ मिलके काम करता है, लेकिन उसकी लाभ और हानि की जिम्मेदारी उसी की होती है, उसी की पूंजी लगी होती है।
दूसरी होती है इसमें समूह उद्यमिता या ग्रुप एंटरप्रेन्योर। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब मिलकर उद्योग लगाते हैं तो उन्हें समूह उद्यमिता कहते हैं। ऐसी उद्यमिता परिणाम स्वरूप सामान्यतः मध्य स्तरीय विशालकाय उपक्रमों की स्थापना की प्रवृत्ति होती है, जिसे हम कहते हैं ना मीडियम स्केल उद्योग, मध्यम वर्गीय उद्योग। वो इसमें अपेक्षाकृत बृहद से कम पूंजी लगती है, लेकिन उद्योग बड़े होते हैं। फिर जीवन साथी सह उद्यमिता, को पार्टनरशिप जिसे कहते हैं, जिस उद्यम में जीवन साथी पति पत्नी मिलकर साझेदारी के आधार पर अपना उद्योग लगाते हैं और वो दोनों मिलकर इसको उद्योग को चलाते हैं। फिर आता है संस्थागत या निगमीय उद्यमिता, एंटरप्रेन्योर इंस्टीट्यूशनल जिसे हम कहते हैं। ये बड़ी आकार की एंटरप्रेन्योर्स होती हैं। इसके ऊपर हम अलग से एक चैप्टर भी है जिसके ऊपर हम इसमें बात करेंगे, लेकिन ये वह होती हैं जो कि सरकार के द्वारा भी लगाई जा सकती हैं और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी लगाई जा सकती हैं। तो ये थे हमने इसमें सेकंड पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हमने देखा कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में या एंटरप्रेन्योर उद्यमिता की अवधारणा में, वो है कितने प्रकार के उद्यमी पाए जाते हैं। आज इतना ही। थैंक यू।